के पहले लिखा। दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका के लूट की। लूट इसलिए कि उन्होंने पूरे सारे मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दत्ता बताते हुए वेनेजुएला पर हमला कर दिया। और हमला ही नहीं किया, वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को उठा करके ले गए, अगवा कर लिया एक तरह से। और न्यूयॉर्क में ले जाके उन्होंने जेल में डाल दिया, उनको हथकड़ियाँ लगा कर ले गए थे। और उनके कोर्ट में रख उनको पेश किया। कोर्ट ने 3 महीने की पेशी दी है। मतलब एक देश के राष्ट्रपति को आपने इस तरह से ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? मतलब वैश्विक न्याय और मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये एक बड़ी अ, विचित्र घटना है। वैसे अमेरिका के साथ ऐसा पहले भी अमेरिका करती रही है, कई लोगों को इस तरह से उठा के लाए हैं। और बाद में रिजीम बदली तो उन्होंने उनको छोड़ा भी है। लेकिन ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। और इससे तो मतलब ये जंगल राज का जैसा हो गया कि मर्जी हो जिसको उठा लाओ। और मतलब एक तरह की गैंग है ये। मतलब अमेरिका का जो प्रशासन है वो गुंडों की गैंग जैसी लग रही है आज के दिन में। क्योंकि वो वहाँ से मर्जी हो जिस पे आक्रमण कर दो, मर्जी हो जिसको उठा लाओ। और ये सारा हो रहा है पेट्रो डॉलर पे। वेनेजुएला की गलती यही है कि उसने ब्रिक्स ज्वाइन करने की एप्लीकेशन दी। और ब्रिक्स जो है डॉलर के वैकल्पिक मुद्रा की बात कर रहा है। और वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि एक वैकल्पिक मुद्रा बने जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो और डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं रहे। और जब जब भी डॉलर पे जिसने भी ये कोशिश की, उस पे उन्होंने आक्रमण किया, उसको ख़त्म कर दिया। जैसे सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं यूरो में करूँगा ये व्यापार अब तेल का। तो उसको उन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया। झूठे आरोप लगाए कि वे उसके पास जैविक हथियार हैं और एटॉमिक हथियार हैं, और इस तरह से फालतू के आरोप लगा करके उसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह से गद्दाफी जो है वो उसने कहा था कि मैं गोल्ड दिनार में जो है अब ऑयल बेचूंगा, और उसको जान से मार दिया। तो इस तरह से ये मतलब अमेरिका की एक नीति रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो अफ्रीका में जो वो है इब्राहिम टोरो, उसको भी ये इसी तरह से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसने भी इनके साथ बगावत शुरू कर दी है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे पूरी। और चर्चा में मेरे साथ चंडालिया जी हैं, महावीर समता संदेश के संपादक भी हैं और प्रोफेसर रहे हैं अपने श्रमजीवी कॉलेज में, राजस्थान विद्यापीठ के अंदर। और हरियाणा के वाइस चांसलर रहे हैं टेम्परेरीली कुछ समय के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप चूंकि आपकी स्टडी है और आप इस सारी चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं, तो ये वेनेजुएला का जो इशू हुआ है, जैसे अमेरिका ने जो इनके ऊपर आक्रमण किया, वैसे तो 10 महीने से वहाँ सेनाएं खड़ी थी। और ये इनके प्लेन व्लेन जा रहे थे, इन्होंने मतलब वो जहाज भी भेज रखा था, युद्धपोत। लेकिन ये अचानक ऐसा क्यों हुआ कि उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको उठा के ले आए? तो इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। नमस्कार साथियों। इस पूरे प्रकरण की अगर हम तह में जाएं तो पिछली शताब्दी में जाना पड़ेगा। और पिछली शताब्दी का जो अंतिम दशक है उसमें आप देखें कि दुनिया में जो बैलेंस ऑफ पावर था, जब तक सोवियत संघ था मजबूत,
तब एक ब्लॉक को हम ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे और वेस्टर्न ब्लॉक जो जिसको अमेरिका और ब्रिटेन लीड करते थे। तो उसके पहले तक एक किस्म का शक्ति संतुलन दुनिया में बना हुआ था। 1971 में जब भारत और पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश के गठन का काम हुआ, तो उस समय भी अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा सातवां बेड़ा। भेजा था बंगाल की खाड़ी में। तब सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ ने आगे बढ़ करके भारत की मदद की थी और उसको बाध्य किया था कि वो वहाँ से लौट जाए। तो बैलेंस ऑफ पावर उस समय था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, पूरी दुनिया एक ध्रुवीय विश्व में तब्दील हो गई और हमने ये देखा कि जो अमेरिकन इम्पीरियलिज्म है, पहले यूरोसेंट्रिक इम्पीरियलिज्म था। 1947 के पहले तक ब्रिटेन पॉन्ड्स। पूरा पावर सेंटर था और ब्रिटेन या ब्रिटिश साम्राज्यवाद सारी दुनिया को नियंत्रित करता था। लेकिन 1987 के बाद जैसे जैसे परिवर्तन हुए सोवियत संघ के बल्कि अंदर लगभग 50 के बाद ही ऐसा बहुत शुरू सारे हुआ। बहुत सारे ऐसे प्रयास हुए जिसमें कि सोवियत संघ के अंदर जो धार्मिक विभाजन था उसको भी बढ़ावा दिया गया। जो वहाँ के मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए और 15 अलग अलग देशों में उसका विघटन हो गया। तो उसके बाद सारा का सारा जो सत्ता का केंद्र था वह शिफ्ट हो गया और एक जिसको हम कहें कि फर्जी वैश्वीकरण के विचार के साथ अमेरिका ने सारी दुनिया के देशों को एक नए जाल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देयर इज फंसाने नो का काम अल्टरनेटिव। किया और ये कहा कि दुनिया के अंदर पूंजी का जो आवागमन है उसको निर्बाध कर दिया जाए, जितनी राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको पूंजी के लिए खोल दिया जाए। और उसका परिणाम ये हुआ कि कई देश एक तरीके से अमेरिका के क्लाइंट स्टेट बन गए। खासतौर से मध्य एशिया में आप देखें तो चाहे वो कुवैत है, चाहे सऊदी अरेबिया है, ये सारे देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका कतर। की मर्जी पर निर्भर हैं। वहाँ पे अमेरिका ने अपने नेवल बेसिस भी बनाए। लाखों अमेरिकी नौसैनिक वहाँ पर अभी भी हैं। तो धीरे धीरे सारी दुनिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने का काम अमेरिका ने किया और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसको अपने पक्ष में करने के लिए लगातार दबाव विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से अन्य देशों पर उन्होंने थोपने का काम किया। और आश्चर्य ये हुआ कि जो पहले ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात कर रहे थे, वही अमेरिका के लोग अब अमेरिका फॉर अमेरिकन्स की बात करने लग गए। तो जो अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे थे वो वापस अमेरिका फर्स्ट की बात करने लग गए, यानी फिर राष्ट्रवाद के उसी पुराने ढर्रे पर आ गए। तो ऐसे में ये जो कदम उठाया है अमेरिका ने, उसका एक इतिहास ये है कि जहाँ जहाँ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन देशों को या तो वो वैचारिक रूप से उनके अपने शासकों को प्रभावित करके उनको अपना गुलाम बना करके उनको अपने आदेशों का पालन करने का पर बाध्य करके ऐसे रिश्ते बना रहे हैं जहाँ से वो आसानी से उन सारे संसाधनों को हथिया सकें। और जहाँ जहाँ ये संभव नहीं हो रहा है वहाँ सीधे सैनिक कार्रवाई से वो उन देशों पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो आप सारे जो श्रोतागण हैं और हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं वो सब अब तक अच्छे से जान गए होंगे कि वेनेजुएला इस समय सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सेंटर है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के वो वेनेजुएला में है। तो उस तेल पर कब्जा करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा है। इसके पहले इराक पर, जैसा अभी सेठ साहब ने कहा, कि वहाँ के ऑयल वेल्स पर कब्जा करने के लिए उन्होंने सद्दाम हुसैन को एक फर्जी आरोप के तहत ये कहा कि उनके पास
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बायो वेपन्स हैं। जैविक हथियार। और जबकि वहाँ जब यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने तलाश की तो वहाँ कुछ भी ऐसा मिला नहीं और उनकी हत्या कर दी गई एक तरह से, जिसको हम जुडिशियल मर्डर कहते हैं। और वैसा ही लीबिया में कर्नल गद्दाफी के साथ हुआ। उसके रीजंस भी अभी आपको बताया कि कैसे जब वो गोल्ड के माध्यम से व्यापार करना चाह रहे थे तो उनको समाप्त कर दिया। तो ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोनोपोली को बढ़ावा देने का काम अमेरिका कर रहा है एज ए ट्रेड टाइकून। क्योंकि आप देखिए, ट्रंप मूलतः एक व्यापारी है और ट्रंप अरबों के मालिक हैं, तो उनको मुनाफे के अलावा कुछ सूझता नहीं। जो एक पॉलिटिकल विजडम या जो एक डिप्लोमेटिक डिसेंसी किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर में होनी चाहिए, वैसा उनके व्यवहार में कहीं दिखाई नहीं देता। उनके व्यक्तिगत व्यवहार में भी नहीं और एज ए हेड ऑफ द स्टेट के रूप में भी नहीं। अब देखिए, जब वो चुनाव हार गए थे उस समय अ, उनके फॉलोअर्स का रिएक्शन देखिए, किस तरह से वो वहाँ के सीनेट हॉल में और वहाँ की पार्लियामेंट में दीवारों पर चढ़ करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ट्रंप और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किसी भी तरीके से कोई विश्वास नहीं है। और अमेरिका के हित या उनके व्यक्तिगत व्यापारिक हित, उनको साधने के लिए वो किसी भी सीमा पर तक जा सकते हैं। तो ये जो कदम उठाया गया है, मुझे लगता है कि दुनिया भर के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जिन जिन लोगों को भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में विश्वास है, उनको एकजुट होकर के अमेरिका के इस कदम का विरोध करना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पाठक लोग हैं, जो श्रोता हैं, वो भी इस बात को समझें कि पूरे दुनिया में अगर हम इसी प्रकार के परिवर्तन सब तरफ देखने लग जाएंगे तो फिर इस दुनिया का क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म्स हैं या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, उन सब का क्या औचित्य है और उनकी क्या भूमिका रहेगी। तो बहुत संक्षेप में मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसको आपके सम्मुख रखने की चेष्टा कर रहा हूँ कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने बिना किसी उकसावे के आक्रमण करके उसके निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर साबित कर दिया है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद को किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की परवाह नहीं है। यह घटना पूरे दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के लिए भी चेतावनी है। बोलो। ब्राजील, बोल जाओ। चिली, क्यूबा, ग्वाटेमाला, मैक्सिको आदि देश पहले ही अमेरिका की दादागिरी का शिकार हो चुके हैं। वहीं ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया आदि भी अमेरिका के हमलों को झेल चुके हैं। कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात आदि पहले से ही अमेरिका के क्लाइंट स्टेट जैसे बन चुके हैं। तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के बाद शक्ति संतुलन में आए एक तरफा झुकाव का असर विश्व शांति और स्थिरता पर पड़ना स्वाभाविक था। जिस तरह मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी के फर्जी आरोप लगाकर यह सैन्य कार्रवाई की गई है, उसी तरह सद्दाम हुसैन पर रासायनिक हथियार रखने के फर्जी आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। लीबिया के कर्नल गद्दाफी को भी इसी तरह मार दिया गया और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात की मृत्यु में भी संदेह है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया। सारी दुनिया के लोकतंत्र पसंद लोगों को वेनेजुएला के साथ
एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए। रूस और चीन यदि अब भी स्वयं को साम्यवादी मानते हैं तो उन्हें सीधे हस्तक्षेप कर निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई का प्रयास कर वेनेजुएला को और उसकी संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। यूरोप को ग्रीनलैंड की संप्रभुता की भी रक्षा करनी चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ट्रंप के अगले निशाने पर कनाडा भी है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है वहाँ अमेरिका एक तरह से उनको अपना निशाना बना रहा है। और आप जो अमेरिका का शासक वर्ग है, खासतौर से जो पूंजीपति वर्ग है, वो दुनिया में कहीं पर भी, चाहे वो एशिया के देश हों चाहे अफ्रीका के देश हों, वहाँ अपनी ताकत से वहाँ के संसाधनों को लूटना चाहता है। तो जो ये एक यूनिवर्सल लैंड ग्रैबिंग चल रहा है इस समय, उसके खिलाफ खड़ा होना पूरे इंसानियत के लिए, सारे लोगों के लिए आवश्यक मुझे इस समय लगता है। और उनको ये जो अमेरिका में, चाहे वो एलन मस्क जैसे लोग हैं जिन्होंने इस कार्रवाई पर ट्रंप को बधाई दी है, तो असल में उनके व्यापारिक हित जुड़े हैं उससे कि कैसे वो पेट्रोलियम के इस पूरे व्यापार पर एक छत्र अपना अधिकार स्थापित कर ले। और दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया है भारत का भी और पूरी दुनिया का, वो वेनेजुएला पर जो हमले हुए हैं उनको एक तरह की आतिशबाजी की तरह दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फेस्टिव ओकेजन चल रहा है। तो ये भी मुझे लगता है दुनिया के जो मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो अमेरिका को एक आक्रामक देश के रूप में चिन्हित करें और उसको कंडेम करने का काम करें। ये नहीं कि बहुत ही साधारण शब्दों में। भारत की भी जो प्रतिक्रिया आई है इस हमले पर, वो बहुत ही मुझे वो लगता है तो कि कोई है ही नहीं। माइल्ड सी प्रतिक्रिया है, जिसमें बहुत ही भारत जो लचर। अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, वो किसी देश पर इस तरीके से उसकी संप्रभुता पर जो हमला हो रहा है उसके उस क्षण में बिना कोई गंभीरता दिखाए अमेरिका को बहुत ही कठोर शब्दों में उसकी आलोचना भारत के नेतृत्व को करनी चाहिए, भारत के डिप्लोमेट्स को करनी चाहिए, अगर हम वास्तव में डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं। और जैसा अभी सेठ साहब ने भी कहा कि इस पूरे षड्यंत्र का एकमात्र जो उद्देश्य है वो वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ के पेट्रोलियम पर कब्जा करना है। तो मैं सोचता हूँ कि पूरे दुनिया के जो डेमोक्रेटिक लोग हैं उनको एकजुट होकर के सड़कों पर आना चाहिए और पूरी दुनिया में पूरी ताकत के साथ इस प्रकार के एग्रेशन का जो हमला हुआ है वेनेजुएला पर, उसका विरोध करना चाहिए। तभी हम दुनिया को, मानवता को अगले विश्व युद्ध से बचा पाएंगे। हमने तो सर हमारी जो विदेश नीति है, वो तो समर्पण नीति है, विदेश नीति नहीं है। दरअसल सही बता रहा हूँ मैं आपको कि इस घटना की निंदा भी नहीं की है और अमेरिका का और ट्रंप का नाम तक नहीं लिया उस पूरे बयान में। और ऐसा लचर बयान है कि कोई मतलब सोच सकता है कि उनके क्लाइंट ने ही दिया हो। और इससे तो अच्छा मतलब आपके ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया ने, क्यूबा ने और ब्राज़ील ने ज़्यादा अच्छे मतलब ज़्यादा मजबूत तरीके से उनकी निंदा की है। चीन और रूस ने तो की है और सबसे ज़्यादा तो उत्तर कोरिया ने की है। उत्तर कोरिया ने तो पूरा उसने कहा कि हम अगर ये नहीं रुका तो हम इसमें बीच में कूद पड़ेंगे, मतलब इस तरह की बात है। और फिर ये मतलब आपको याद होगा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। आपने भी एक ध्रुवी दुनिया की जो बात की, तो हमने 2011 में एक लेखक सम्मेलन किया था और उसका विषय रखा था बहुध्रुवी दुनिया, सुरक्षित दुनिया। और उसमें सुरेंद्र मोहन जो एक्स एमपी थे, रत्नाकर पांडे एक्स एमपी थे, ऐसे लोग आए थे उसमें और अपने यहाँ पे चर्चा हुई थी। और उसमें भी ये बात मतलब आई थी कि भाई यहाँ
बहुध्रुवी दुनिया ही होनी चाहिए। एक ध्रुवी दुनिया से जो है देश को मतलब दुनिया को खतरा ज़्यादा है। तो इसी बात पे हम इसको समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अभी तक भी आपने अगर हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।